वेलकम बैक टू एस चंद अकेडमी। हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स की एक्सटेंसिव डेफिनेशन। हमने शुरुआत किया कि पुश एंड पुल से हमें बेसिक इंट्यूशन मिलता है कि देयर शुड बी समथिंग फोर्स जो इन चीजों में यूज होता है, लेकिन हमने उस डेफिनेशन को फर्दर ऐड किया, उसको फर्दर एक्सटेंड किया और ये समझा कि किसी भी चीज की अगर आपको कोई चीज एक मूविंग चीज है उसे रोकना हो, रुकी हुई चीज को आपको चलाना हो, कोई चीज किसी पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही है उसकी स्पीड को बढ़ाना हो, घटाना हो, एंड किसी की डायरेक्शन को आपको चेंज करना हो, इन सब के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों के लिए अगर आप किसी चीज की शेप को डिफॉर्म करते हो तो उसके लिए भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने देखा कि एक स्प्रिंग को अगर हमने स्ट्रेच किया या किसी ऑब्जेक्ट को हम दबाते हैं, ठीक है, एक सॉफ्ट टॉय को अगर आपने दबा के उसे श्रिंक करने की कोशिश की तो वो क्या है? ओवरऑल वो एक फोर्स है जो आपने अप्लाई किया और फोर्स एप्लीकेशन के बाद आपने उसके साइज को चेंज कर दिया। तो फोर्स हमारे आसपास हर जगह है और उसकी एक्सटेंसिव जो हमारी डेफिनेशन है उसको हमने एट द एंड स्टडी किया। इस सब को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की फिजिक्स की 9th क्लास की बुक को रेफर कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट कि जो भी हमारी फोर्सेस हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पर जब वर्क करती हैं तो किस तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं। एक जोक मुझे याद आता है इसको सोचकर कि एक बार एक गाड़ी में कुछ लोग बैठे थे और वो गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। तो ड्राइवर ने कहा सभी लोगों को कि एक काम करो, आप लोगों को हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। तो वो कहा कि चलो हेल्प कर देंगे। तो क्या करना है? भी गाड़ी को धक्का लगाना। तो वो सभी लोग उतर जाते हैं गाड़ी से और धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। ड्राइवर देखता है कि सभी लोग जोर से आवाजें आ रही है कि दम लगा के हाई शाह भी धक्का लगाओ गाड़ी को, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही। तो ऐसा क्या हो गया? तो जब ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि आधे लोग आगे से धक्का लगा रहे थे और आधे लोग पीछे से। तो ऐसे में गाड़ी कहां चल सकती है? ये जो कंसेप्ट है ये फिजिक्स में फोर्सेस के केसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली दो तरह के यहां पे चीजें आती हैं। एक होती है बैलेंस्ड फोर्सेस, जिसको हम लेट्स लुक एट इट। तो ये है आपके पास एक कंसेप्ट जिसे हम कह रहे हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये जो मैंने आपको जोक सुनाया इसमें खास बात क्या थी कि इसमें जब आधे लोग गाड़ी से को पीछे की तरफ से और आधे लोग आगे की तरफ से धक्का लगा रहे थे, सो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर इन फैक्ट बैलेंसिंग द फोर्स, जिससे जो गाड़ी मूव होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज पे, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो लेकिन उसके ऊपर कोई और फोर्स भी लग रही हो और नेट आप ऑब्जर्व करो कि उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन यस उसके अंदर मान लीजिए कोई रस्सी है, उसके अंदर खुद के अंदर एक स्ट्रेन जरूर आ जाएगा, उस फोर्स की वजह से एक टेंशन जरूर क्रिएट हो जाएगा। तो उसके टर्म्स में हमें फिर फोर्स समझना पड़ेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि ओके, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। एक चॉकलेट है, घर में 3 बच्चे उसके लिए लड़ रहे हैं, तीनों उसको अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं और वो चॉकलेट कहीं पर भी नहीं सरक रही है, वो चॉकलेट वहीं पर है जबकि उस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो वो क्या है? दोस फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस। तो इफ द रिजल्टेंट के तीनों फोर्सेस का नेट मिला के, या जैसे बस वाले एग्जांपल में आगे और पीछे की फोर्सेस का नेट मिला के अगर आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, सो दैट मींस, तो अगर आपके पास फोर्सेस 0 आ रही हैं तो उस केस में हम उसे कहते हैं कि दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस। ये फोर्सेस बैलेंस हो गए। नाउ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स डजंट चेंज इट्स पोजीशन।
तो ये भी खास बात है जो हम अभी अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के जो जिस वेलोसिटी से वो गाड़ी चल रही है, दो फोर्सेस उस पर एप्लीकेबल है, एक उसे चलाना चाहती है और एक उसे रोकना चाहती है। अगर दोनों आपस में बराबर है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चलती रहेगी। जैसे कि हम छोटी सी चीज ये समझ ही सकते हैं कि जैसे अगर आप गाड़ी को रेस नहीं दोगे तो क्या होगा, वो गाड़ी रोड पे फ्रिक्शन की वजह से धीरे 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 रुक जाएगी। तो आप क्या करते हो कि एक फोर्स ऐसी है, फ्रिक्शन फोर्स, जो उसे रोकना चाहती है, और एक फोर्स है जो आप गाड़ी से उसे देते हो। तो आप उसे इतनी फोर्स देते हो कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे और आप एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चलते रहो। सो इन दैट केस ऑल्सो आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी उतनी ही फोर्स आपको लगानी पड़ेगी ताकि आप उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर सको और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अचीव कर सको। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल यहां पर और आपको देखने को मिल जाएगा। सो व्हाट इज दिस एग्जाम्पल के कंसीडर हम करते हैं कि जैसे इसको हम एक बहुत ही हैवी बॉक्स है, बहुत ज्यादा हैवी बॉक्स है, तो उस हैवी बॉक्स को मैं यहां पर पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि वो एक हैवी बॉक्स है, पहले हम मानते हैं कि ओके उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, वो पड़ा है वहीं पे। तो एक चीज ये होगी, एक फोर्स हमने लगाया। दूसरी चीज ये हुई कि ये जो बॉक्स है, ये जो ग्राउंड पर पड़ा है, तो इसका एक वेट जो है तो वो भी ग्राउंड के ऊपर या जिस भी टेबल पे पड़ा है उस टेबल के ऊपर पड़ रहा है। एंड उसके बदले में ये रिएक्शन फोर्स एक इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर लगता है। तो अगर हम इस रिएक्शन फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए, तो ये जो बॉक्स है ये ऐसे तो नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर सिंगल फोर्स है तो एक टेबल भी इस पे एक रिएक्शनरी फोर्स डालती है, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये बॉक्स अपनी जगह पर रहेगा। तो अब आपको समझ आया कि ये बैलेंस्ड फोर्स और इम्बैलेंस्ड फोर्सेस का कंसेप्ट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमें पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है लेकिन एक फोर्स उसके ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है, तो उस केस में हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ओवरऑल एक काउंटर फोर्स भी उस पर होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में नहीं आएगा। सिमिलरली जब हमने इसे हल्का सा पुश किया, पुश करने के बाद भी उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं आ रहा, तो हम कैसे उसको काउंटर करेंगे, कैसे उसे समझेंगे कि ओके तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक ऐसा अपोजिट फोर्स इसमें जरूर होना चाहिए जिसकी वजह से ये फोर्स जो है वो बैलेंस हो रही है एंड ओवरऑल आपको कोई भी मोशन यहां पर नहीं मिल रहा है। तो सेम थिंग यहां पर हम समझ सकते हैं, द फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स आर, तो एक तो जो आप यहां पर इसे पुश कर रहे हैं उसके अपोजिट आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रहा है, और एक जो है आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो नीचे की तरफ है, एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन जो ये ऊपर की तरफ है। ये सब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। दैट्स व्हाई ये जो बॉक्स है ये यहां से मूव नहीं करता है, और जब ये बॉक्स यहां से मूव नहीं करता है तब हम समझते हैं कि ओके व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्सेस, बिकॉज ऑल दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड, दैट्स व्हाई ये यहां से मूव नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा कंसेप्ट हुआ बैलेंस्ड फोर्सेस का। बैलेंस्ड फोर्सेस के बाद अगर ऐसा हो कि मैं पुश इतना ज्यादा लगा दूं, ठीक है, कि ये यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये छोटा पड़ जाए और ओवरऑल मेरी फोर्स इस पे हावी हो जाए, तो क्या होगा। सो इन दैट केस वी विल सी दैट यहां पर आपके पास एक कंसेप्ट आ जाएगा जो कि है अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। तो सबसे पहले जो हमारे पास बैलेंस फोर्सेस थी उससे हम मोशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते या किसी ऑब्जेक्ट को रोक नहीं सकते, तो वो तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा, ठीक है। तो बैलेंस फोर्सेस खुद ही एक दूसरे में लड़के एक दूसरे को खत्म करेंगी, उनका कोई भी इंपैक्ट आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो ओवरऑल अगर मुझे मेरी गाड़ी को
एक्सेलरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, पहले इतनी फोर्स जो कि फ्रिक्शन से लड़के उसको खत्म करे, उसके बाद मुझे और फोर्स बढ़ानी पड़ेगी जिससे मैं अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर सकूं। ठीक, तो सबसे पहले हम उस फोर्स को जो बैलेंस सिचुएशन में होती है उसको ओवरकम करने के लिए अनबैलेंस तक इसे हम पहुंचते हैं। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि अब यही एक कार का एग्जांपल है, तो उसी बॉक्स की जगह अगर जब हमने इस कार को देखा तो इस कार के केस में क्या हुआ, हमारे पास अब एक हमारे पास यहां पर पुश है, तो हमने इस कार को पुश कर रहे हैं या ओवरऑल उसके इंजन से जो भी है हम फोर्स जनरेट करके कुछ बर्न करके, ठीक है, उससे में इतनी अपनी ताकत लेकर आ रहे हैं। एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो उसे रोकना चाहती है। अब अगेन एक आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि नीचे की तरफ है एंड उसका रिएक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ है आपके पास। नाउ दीज टू फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है, तभी गाड़ी जो है वो आपकी ग्राउंड के अंदर धंस नहीं रही है, अदरवाइज उसके एटम्स जो है वो ग्राउंड के अंदर चले जाने चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि फोर्स ऑफ पुश, तो जो आप उसे पुश कर रहे हैं उस गाड़ी को, और यहां पर जो है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर हल्का सा रेस देंगे तो उससे गाड़ी नहीं चली, लेकिन एक लेवल के बाद गाड़ी चलना शुरू होगी जब वो इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर देगी। तो इसका जो वेक्टर जो आप एरो देख रहे हैं वो स्ट्रेंथ में ज्यादा बड़ा है इस वेक्टर के मुकाबले। तो जब ये फोर्स ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो फोर्सेस इनबैलेंस्ड हो गई, आपकी जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं इसकी वजह से जो नेट आपके पास रिजल्टेंट फोर्स बनेगी उस डायरेक्शन में आप मूव कर पाओगे। So overall, let's look at it. If the resultant of all the forces acting on a body is not zero, ठीक है, अब एक चॉकलेट को 3 बच्चे खींच रहे हैं, एक उसमें ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, झटका मार के चॉकलेट खींचता है, भाग जाता है। तो जस्ट बिकॉज उसकी फोर्स उन दोनों की फोर्सेस से ज्यादा पावरफुल थी, ज्यादा थी मैग्नीट्यूड में, तो वो चॉकलेट को उसको ले जाता है। तो वहां पर हमारे पास कंसेप्ट आ गया अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। और जब ओवरऑल ये आपके पास जो है वो नेट जीरो नहीं है तो तब आप उसको समझ पाते हो कि वो दीज आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी एंड कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस से यस हम किसी चीज को चला सकते हैं लाइक इन दिस एग्जांपल, एंड किसी चलती हुई चीज को रोक सकते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स जो कि फोर्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है वो सब किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एज ए समरी अगर हम देखें तो इस लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि फोर्स क्या होती है। पुश एंड पुल की डेफिनेशन से लेते हुए हम उसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड करते गए कि किसी भी चीज में स्पीड का कोई वेरिएशन करना हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना हो, तो इन सब तरह के कामों के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। देन आप ऐसा भी देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया बट आपको वो आउटपुट उसमें से नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि यस फोर्स इज एप्लीकेबल, उस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई टेंशन या स्ट्रेन जरूर लग रहा है, लेकिन वो जो फोर्सेस हैं वो आपके पास बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो जब 2 फोर्सेस 3 फोर्सेस या ओवरऑल जो टोटल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं देयर सम इज 0, तो उसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। एंड जब उनका सम नॉन जीरो आए तो वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, उसमें आप वो सब चीजें देख पाओगे जो हमने फोर्स की डेफिनेशन में पढ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आप एस चांद पब्लिशिंग की 9th क्लास की फिजिक्स की बुक रिटन बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर को आप रेफर कर सकते हैं। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुली रिटन बुक। इस टॉपिक पे आपको उसमें बहुत सारे शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक दीज वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.